लव मैरिज वाले ज़्यादा रिलेशनशिप से परेशान हैं या फिर अरेंज मैरिज वाले? सर, जो लव मैरिज वाले हैं ना, एक तरह से देखा जाए वो ज़्यादा खुल के कर लेते हैं सब कुछ। आपको क्या लगता है जब जैसे शादी के बाद 5 साल 10 साल हो जाते हैं, फिर मेल हो या फीमेल हो, आप सुनते हैं कि एक दूसरे को डिच किया, क्या कारण हो सकता है? क्या सर, जैसे मान लीजिए एक केस है, हाँ। ठीक है, हमारे पास ही आया केस है। अब शादी के समय तो बड़ा बाबू सोना ये सब चलते हैं, ठीक है। शादी के बाद कोई भी लड़की है, पहले वर्किंग थी, उसकी शादी हो गई, अब उसके हस्बैंड ने बोला कि अब तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं, तो कहीं न कहीं वहाँ से रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू तो होता है। लेकिन अब लड़की भी सोच रही है कि चलो हम नहीं कर रहे हैं, अब उसको घर को भी सँभालना है। तो क्या कोई जो हाउसवाइफ़ है, पहले वर्किंग थी, तो क्या यहाँ से भी रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें आनी शुरू होती है? सर बहुत आती हैं ऐसी। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मेरे पास केसेस हैं। तो क्या बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना सोशल मीडिया, ये भी रिलेशनशिप में अफ़ेक्ट करता है? सर, हम ना बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएंगे तो पेट तो खराब होगा। नमस्कार। आज जो हमारे सामने शख्स मौजूद है, जो लोगों की मानसिक स्थिति को सुधारते ही हैं और लोगों की मानसिक स्थिति को और भी मजबूत बनाते हैं, जिनसे कॉमन मैन से लेके सेलिब्रिटी सब कंसल्ट करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राखी अग्रवाल। इन्हीं से हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, अपने इस सफ़र के बारे में बताइए। देखिए, अब से करीब 15 साल पहले मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि भई आप बहुत अच्छी सजेशन देते हो, व्हाई डोंट यू जॉइन दिस प्रोफ़ेशन, दिस इंडस्ट्री। तो मुझे ऐसा लगा अच्छा क्या मैं भी कर सकती हूँ? क्योंकि बचपन से एक माइंडसेट था कि शायद आई एम गुड फॉर नथिंग। क्योंकि मुझे कुछ ऐसा ही कहा गया था, हमेशा से यही मिला। लेकिन देन आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि कुछ तो चाहिए ना भाई घर चलाने के लिए, आगे लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। देन ही सेड कि तुम ना, मेरा सपोर्ट पूरा तुम्हारे साथ है, तुम जो करना है करो, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ, तुम्हें जो भी करना है यू आर फ्री। तो धीरे धीरे फिर मैं इस तरफ आई। जी मैम। मैम, सबसे पहले तो हमें ये जानना है और ऑडियंस को भी जानना है, एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या है? सर, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप होती है कि जिसमें कहते हैं कि 2 पार्टनर जो होते हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या वो हस्बैंड वाइफ हो, जब 2 पार्टनर एक साथ मिलते हैं तो दोनों अलग-अलग एनर्जीज़ का कलेक्शन होते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम अलग होता है, उनका बैकग्राउंड अलग होता है, उनका ब्रॉट अप अलग तरीके से होता है। तो जहाँ दोनों ये ना सोचें कि ये मेरे रंग में ढल जाए, है ना? अब ये इस घर की चीज़ों को अपना ले। जहाँ होता है कि ठीक है हेल्दी रिलेशन में कि आप अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करो, मैं अपनी, और हम 2 लोग एक 2 खूबसूरत सोल हैं जो हू सेलेक्टेड टू कम अंडर अ रूफ टू हील टुगेदर, टू ग्रो टुगेदर। मैं तुम्हारी ग्रोथ में पूरा कंट्रीब्यूशन करूँ और तुम मेरी ग्रोथ में पूरा कंट्रीब्यूशन। और जहाँ पर हम दोनों क्योंकि धीरे-धीरे बदलते भी हैं, बदलाव तो प्रकृति का नहीं है, हमें ऐसा नहीं है कि हम आज जैसे मिले अब से 10 साल बाद ऐसे ही रहेंगे। बदलाव तो हर रोज़ आता है। बिल्कुल। तो धीरे-धीरे जो भी बदलाव आए, आप आई लव यू बोलने से ज़्यादा आई एक्सेप्ट यू। जो भी बदलाव आए हम उसको एक्सेप्ट करें। दिस इज़ द हेल्दी रिलेशनशिप। मैम, ऑडियंस को और बेसिकली मुझे भी जानना है, आजकल के जो बच्चे होते हैं, सोचते हैं कि पहले हम करियर बना लें, फिर हम शादी करें। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए क्या एक एज क्राइटेरिया भी है कि हम इस एज तक शादी कर लें, या फिर एज ज़्यादा हो रही है उससे भी इफ़ेक्ट होता है क्या रिलेशनशिप में? सर, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इससे। जैसे कि एक एज क्राइटेरिया अभी वो तो नहीं है जैसे पहले था कि 20-21 साल के हो गए तो आप शादी कर लो, वो तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन हाँ, हम जो ये एज क्राइटेरिया देखते हैं, कई बार ये अलग-अलग परिस्थिति, अलग-अलग कंट्री और अलग-अलग स्थान के हिसाब से बदल जाता है। लेकिन हम जिस कंट्री में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज यहाँ पे 25 से 30 के बीच में परफेक्ट होती है शादी करने की। क्योंकि जब हम 30 के बाद शादी करते हैं तो उसे एक तो हमारी जो आगे रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है उस पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरी चीज़ कि हम बहुत सारी एनर्जीज़ का कलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं आजकल जो कि रिलेशनशिप में तो सभी पड़ जाते हैं,
लेकिन पता चला थर्ड, जब तक आपने शादी की आप ना 10 15 20 रिलेशनशिप ब्रेकअप का इतना बड़ा कलेक्शन हो गए कि जब आपने जिससे भी शादी की आपको उसमें ना कभी किसी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, कभी किसी के, और आपको लग रहा है ये भी उसके जैसा निकला। तो आपको इतनी वैरायटी आप टेस्ट कर चुके हो कि वहाँ आके फिर आपको ऐसा लगता है नहीं इसमें तो ये कमी, इसमें तो वो कमी। तो और क्या पता सामने वाला भी बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारी एनर्जीज का कलेक्शन हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए कोई कहते ना कि शुरू शुरू में तो हमारी लिस्ट लंबी होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो फिर हमारी लिस्ट छोटी होने लगती है। फिर ऐसा लगता है 30 के बाद धीरे धीरे वो कम होने लगता है। ऐसे केस भी आते हैं मेरे पास जो 26-27 साल में आए थे कि अरे हम तो अभी कितना, और अभी वो 38 में आ रहे हैं कि मैम बस ये है कि घर संभाल ले। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है मैम। मैम रिलेशनशिप में ग्रीन फ्लैग्स एंड रेड फ्लैग्स क्या ये है क्या बेसिकली आजकल बहुत सुनने को मिलता है? हाँ सर, किसी भी रिलेशनशिप में ना हमें सिर्फ ऊपर ऊपर का कवर नहीं देखना चाहिए। रिलेशनशिप में बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं और बहुत सारे ग्रीन फ्लैग्स होते हैं। जैसे मेरे पास कुछ केस आए जिसमें अभी एक केस भी है जिसमें एक लड़की ने बोला कि मैम मेरी जो रिलेशनशिप है वो ना मुझे बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है। जब मैं गाड़ी से उतरती हूँ तो वो जल्दी से उतर के पहले वो मेरा गेट खोलेगा और फिर वो मेरा बैग भी उठाएगा और वो मेरा हाथ पकड़ के ध्यान से, मैम मेरे पेरेंट्स ने ना एक बार भी नहीं पूछा कि अगर कि मैं बाहर से आई हूँ, मैं थकी हूँ, मैं ऑफिस से रात को आई हूँ, और वो उसके बाद भी मुझे मैसेज करता रहता है कि बाबू पहुँच गए, शोना तुमने कुछ खा लिया। तो वो ही इज़ सो नाइस। तो इट्स अ बिग ग्रीन फ्लैग। लेकिन मैंने उससे पूछा कि क्या उसने कभी तुम्हारे साथ आगे करियर की बात की, कि शादी के बाद आप जॉब करोगे या नहीं करोगे? उसने कहा हाँ मैम, क्योंकि वो एक दूसरी कास्ट का है तो उसके यहाँ पे तो ना ऐसे नहीं अलाउ है। मैंने कहा क्या उसने तुमसे बात की कि इसके सिवाय कि तुम उसके बाद तो तुम घर के बाहर जा सकती हो, आ सकती हो, ये सब चीज़ें अपनी मर्ज़ी से अपनी मम्मी के यहाँ, कि मैम उनके यहाँ पे लड़कियाँ जाती नहीं हैं ऐसे बहुएं। तो ये बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। मैंने उसको बोला कि इसमें ग्रीन फ्लैग्स से ज़्यादा रेड फ्लैग्स हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो लड़कियां ना अपने घर में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वॉइड फील करती हैं, जिनको लगता है कि हमें घर वाले उतना प्यार नहीं करते, मुझे बहुत सारी पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है, कोई मुझे वो अटेंशन नहीं देता, तो उन्हें बाहर कोई थोड़ी सी भी अटेंशन दे देता है ना तो वो एक हनी ट्रैप में आ जाती है। और इस तरह से वो कुछ ग्रीन फ्लैग्स को फॉलो करते हुए इसमें जो हिडन रेड फ्लैग्स होते हैं वहाँ तक सोच ही नहीं पाती। जैसे मैम जब मान लो दो लोगों की शादी होती है, रिलेशनशिप धीरे धीरे डेवलप होता है, कब पता चलता है कि ये जो रिलेशनशिप धीरे धीरे टॉक्सिक होती जा रही है और धीरे धीरे क्या इसमें सिम्टम्स दिखते रहते हैं? लोग सोचते हैं कि अब साथ रहना है, नहीं रहना है, या फिर इसको कैसे हैंडल करें? सर जब कोई भी शादी होती है तो शुरू शुरू में हमें एक बात है कि लड़का हमेशा ये सोच के शादी करता है, जिस जब वो एक लड़की को देखता है कि ये कभी नहीं बदलेगी, ये काश ऐसे ही रहे। लेकिन लड़की की सोच अलग होती है, वो सोचती है काश धीरे धीरे ये पूरी तरह से मैं इसे बदल के रख दूँगी, है ना। तो धीरे धीरे जब वो रिलेशन आगे बढ़ता है तो उसमें कई बार एक्सटेंडेड फैमिली की वजह से, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। मेरे पास अभी एक केस है जिसमें एक बहुत ही अच्छे घर की और बहुत ही अच्छी लड़की की एक शादी हुई। और शादी जो हुई तो जैसे जो लड़के वाले थे तो ये था कि भाई लड़का लड़की दोनों यहाँ से दूर यूएस में रहेंगे और यहाँ पे गांव में उसके मम्मी पापा हैं, थोड़ा टाउन एरिया काइंड। अब उन दोनों की शादी हो गई, लड़की भी बहुत पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी कंपनी में, लड़का भी अच्छी कंपनी में। अब जब जैसे ही शादी हुई पता चला एंगेजमेंट के बाद और शादी से एक हफ्ते पहले लड़के के फादर को कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, कोई ब्रेन में स्ट्रोक आ गया कि वो बेड रिडन हो गए। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब कभी भी ऑफ हो सकते हैं। अब शादी तो कर दी, पापा की इच्छा है। अब शादी के बाद लड़के की एक एक्सपेक्टेशन हो गई अपनी वाइफ से कि मैं तो जा रहा हूँ यूएस, तुम यहाँ गांव में रह के मम्मी पापा की सेवा करो।
अब कोई भी लड़की जिसकी अभी शादी हुई है, हाँ बिल्कुल, हाउ इट इज पॉसिबल 1 महीने एक 2 दूसरे को महीने? वैसे भी जानते भी नहीं है ना हाँ बहुत ज़्यादा कि हाँ मतलब एक तो हस्बैंड से ही उतना हाँ अटैच्ड है, हाँ। तो हाँ तो कैसे हो सकता है? तो हम्म, यहाँ से ना फिर टॉक्सिसिटी आ जाती है कि मतलब आई एम नॉट फॉर दिस, मैं खाली इस चीज़ के लिए नहीं हुआ, दिस इज़ वन ऑफ माई पार्ट, लेकिन मेजर तो मैं तुम्हारे साथ जुड़ी हूँ और अभी शादी हुई है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो यहाँ से ना कि नहीं तुम्हें मेरे पेरेंट्स की कदर नहीं है, अरे उस पॉइंट को ना अपने पॉइंट से मत समझो, सामने लड़की के पॉइंट से भी समझो, उसके भी कुछ इमोशंस हैं। तो जो रिलेशनशिप के बाद टॉक्सिसिटी आती है ना, वो कई बार एक्सपेक्टेशन की वजह से आती है। हमें अपने पार्टनर से बहुत ही अनड्यू एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। बहुत सारे मैम फीमेल का ये क्वेश्चन होता है कि शादी के बाद अगर जॉइंट फैमिली है तो हम उसको किस तरह से हैंडल करें। मुझे जब मैं घर पे थी तो मुझे वो सब आदत नहीं थी, अभी जब इन लॉज हैं और भी फैमिलीज़ मेंबर हैं, फैमिली के मेंबर, तो क्या एक वो भी जिम्मेदार है ये इस तरह के रिलेशनशिप में, क्या फैमिली को हम कैसे लेके चले, अपने इन लॉज को कैसे लेके चले, और हस्बैंड को हम उनकी फैमिली को किस तरह से हम खुश रह के ताकि हस्बैंड भी हमारे फेवर में हो। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं मैम? सर ऐसे तो ना बहुत सारे केस आते हैं मेरे पास। अभी एक बहुत ही रीसेंट केस आया जिसमें सेम यही चीज़ थी कि उस लड़की की अभी अभी शादी हुई है और वो 6 महीने में बच्ची ऐसी स्थिति में आ गई कि उसके ससुराल वालों ने बोला है जाओ जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए तब आना। जबकि वो लड़की एक बहुत हाईली प्रोफेशनल लड़की थी। क्यों कि जब उसकी शादी हुई तो शादी के बाद उसने एक कप चाय बनाई तो जॉइंट फैमिली, कंजर्वेटिव फैमिली, अरे सुबह शाम चाय पीते हैं, इतना दूध का बिल कौन देगा आज के टाइम में भी, जबकि एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की थी, है ना। अरे तुम सारा दिन ही गाय की तरह मुंह चलाती रहती हो, अरे ये मत पहनो वो मत पहनो, है ना। और लड़के का क्या नैरेटिव था, जो भी हैं बड़े जो कह रहे हैं तुम वही फॉलो करो। भैया आपने अपने घर में गाय ला के तो नहीं बांधी, बिल्कुल, गाय भी ना कभी कभी दुलाती मार देती है। तो आप जब भी शादी करें, शादी से पहले पहले तो कंपेटिबिलिटी देखें कि अगर मान लीजिए एक लड़का है जिसको बहुत ज़्यादा पार्टी का शौक है और लड़की है जिसको बस घर में रह के शांत म्यूज़िक सुनना या घर किचन में काम करने का शौक है, तो ऐसे कंपेटिबिलिटी नहीं हो सकती। पता चला बाद में लड़की को यही रहेगा कि आप तो घर में टाइम ही नहीं देते, या लड़के को ये रहेगा कि इसको तो बाहर जाने का शौक ही नहीं है, फिर बाहर वो उसके साथ जाएगा जिसके साथ उसकी कंपेटिबिलिटी होगी या जिसके जो उसी के जैसे पर्सन होगा, है ना। तो और भी ये देखो शादी से पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई जो अगर लड़का भी कमा रहा है लड़की भी, तो वो कितना देगी घर में। क्योंकि जो मेरे पास एक केस आया है उसमें लड़की कमाती है 80,000 रुपये महीना और ससुराल वाले उसको, उसका पति 5,000 रुपये महीना उसके हाथ पे रखते हैं, और वो भी ऐसे जैसे कि भीख की तरह। तो ऐसी रिलेशन कैसे चल सकती है? बिल्कुल नहीं। तो पहले से ना ये सब चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई तेरी फैमिली का और मेरी फैमिली का कितना इंटरफेयर होगा, कितना अगर मैं अपने पेरेंट्स के लिए करूं तो तुम्हें कितना एतराज़ है या कितना नहीं है, और अगर तुम करो तो मुझे नहीं होना चाहिए एतराज़, है ना। वर्किंग कौन होगा, ऐसा नहीं कि मेरे परिवार वालों के लिए मैं एक मेड लेके जा रहा हूँ और तुम ना बस अपना कैरियर ख़त्म। और कहीं ना कहीं जैसे लड़की ऑलरेडी जैसे वर्किंग है, अच्छा कमा रही है, उसके बावजूद भी अब घर का भी काम संभालो, ये सब बर्डन जब आता है तो मुझे लगता है यहाँ से रिलेशनशिप में वो दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल वो समय नहीं है कि खाली लड़की काम करेगी। आजकल दोनों, अब जैसे मी एंड माय हस्बैंड, इवन माय सन, हम सब मिलके ही करते हैं। जैसे मेरे क्लिनिक के बहुत लॉन्ग आवर्स हैं, कभी कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं। तो जो घर में पहले जो अवेलेबल है वो खाना पूरा तैयार और टेबल पूरी लगा के रख देता है, तो अभी वो टाइम नहीं है कि एक ही जना करेगा, अभी इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। जैसे मैम आपके पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते होंगे जिनकी लव मैरिज है, किसी की अरेंज मैरिज है, तो आपने क्या नोटिस किया, लव मैरिज वाले ज़्यादा रिलेशनशिप से परेशान हैं या फिर अरेंज मैरिज वाले? आपके पास तो बहुत ऐसे क्लाइंट आते होंगे ना, तो आपको क्या लगा है इसमें? सर जो लव मैरिज वाले हैं ना, एक तरह से देखा जाए वो ज़्यादा खुल के कर लेते हैं सब कुछ बाहर, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। और जो अरेंज मैरिज वाले हैं
करते वो भी उतना ही है, कभी कभी उससे ज़्यादा। लेकिन क्योंकि या फिर जो सारी जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो लोग थोड़ा छुप के करते हैं। क्योंकि मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसमें 10 साल के रिलेशनशिप के बाद उन लोगों ने शादी की है। 10 इयर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड। मतलब जब वो लोग क्लास 8th से थे तब से और 10 इयर्स तक उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। लेकिन शादी के 10 साल बाद लड़के ने किसी और के साथ टाई अप कर लिया और उस लड़की को छोड़ दिया। जब उसने रीज़न पूछा तो सिर्फ उसका ये कहना था कि मतलब उस समय पे ना आई वांटेड अ फिट गर्ल, है ना, क्योंकि मैं बहुत ही फ्रीक हूँ इस चीज़ में। लेकिन लड़कियां ज़्यादातर क्या करती हैं, कोई भी एक पार्टनर कई बार शादी के बाद सोचते अब तो हो ही गई शादी, अब तो बेबी है, सारा दिन उसी में लगे रहो। तो कभी कभी हम ना अपने ऊपर काम करना भी भूल जाते हैं, है ना। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको रिलेशनशिप को हेल्दी रखना है तो दोनों के बीच में जो कम्युनिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग से काम करना पसंद है, बिल्कुल प्लानिंग के साथ। लेकिन जो मेरे पार्टनर हैं, अगर मान लो वो भी अपने आप को थोड़ा चेंज ना करें या जैसे वो हैं थोड़ा सा मैं अपने आप को उनके जैसा चेंज ना करूं तो ये गैप बहुत आ जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वहीं होते हैं जहां दोनों पार्टनर एक थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के साथ एक दूसरे की तरफ अपने आप को ढालते नहीं हैं, वो सिर्फ उस कमी को बाहर भरने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैम आपने बताया उस रिलेशनशिप के बारे में जो 10 साल हो गए थे, फिर जा आपको क्या लगता है जो जैसे शादी के बाद 5 साल 10 साल हो जाते हैं, फिर मेल हो या फीमेल हो, आप सुनते हैं कि एक दूसरे को डिच किया, क्या कारण हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है सर इसमें? जैसे मान लीजिए एक केस है, हाँ। ठीक है, हमारे पास ही आया केस है। अब शादी के समय तो बड़ा बाबू सोना ये सब चलते हैं, ठीक है। शादी के बाद बेबी हुआ, अब जो लड़की है वो बच्चे के केयर में लग गई, पूरी तरीके से सारा दिन बच्चे को देखना। हस्बैंड रात को आ रहा है तो उस समय भी कि देखो बच्चे ने आज ये नहीं किया, आज ये नहीं किया, तुम तो पूरे दिन बाहर ही रहते हो। तो हस्बैंड को लगता है कि यार सारा दिन के बाद चिक 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 चिक, तो वो घर में इतना काम कर देता है बस जितना ज़रूरी है और उसके बाद वो अलग जाके अपने मोबाइल पे लग जाता है। ही वॉन्ट टू अवॉइड दिस चिक चिक, है ना। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें ऐसा करना है कि जो वो लड़की है वो उस लड़के से बैठ के बात करें कि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में ना एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है, एक इमोशनल वॉइड आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आई एम बीइंग अनहर्ड। तो आपके मन में क्या है या हम दोनों इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं, आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, मैं अकेले नहीं कर सकती। लेकिन उस केस में अगर लड़की को भी ऐसा लगे अरे मुझे कुछ नहीं करने दो, मुझे क्या करना है ना, जब नहीं सुनता तो मैं क्या करूँ, और हस्बैंड को तो मिल गई छुट्टी। तो बातों को ना करने से होगा, करो। सामने वाला इंसान ना उतनी ढील लेता है जितना हम रिलेशनशिप में देते हैं। जैसे ही हमें कोई रेड फ्लैग दिखे आप उस पर खुल के बात करो। और जब बातें भी करते हैं ना, ऐसे बहुत केस आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि मैम इससे तो बात ही करना बेकार है, एकदम लड़ाई हो जाती है, कुछ भी बात करो हर बात पे लड़ाई हो जाती है। तो हमने उसमें एक चीज़ नोटिस की पैटर्न कि जो लड़ाई होती है ना वो कहा क्या इस वजह से नहीं होती, टोन की वजह से होती है। एक्चुअली मैम जैसे कोई भी लड़की है, पहले वर्किंग थी, उसकी शादी हो गई, अब उसके हस्बैंड ने बोला कि अब तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू तो होता है। लेकिन अब लड़की भी सोच रही है कि चलो हम नहीं कर रहे हैं, अब उसको घर को भी संभालना है, तो क्या कोई जो हाउस वाइफ है पहले वर्किंग थी, तो क्या यहाँ से भी रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें आनी शुरू होती है? सर बहुत आती हैं ऐसी, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मेरे पास केसेस हैं। जो लड़कियाँ शादी के बाद हस्बैंड का प्रेशर है या इन लॉज का प्रेशर है या बच्चे की केयर करनी है, तो जनरली ये तो देखा गया है कि मैक्सिमम केस में लड़कियां ही काम छोड़ती हैं, हस्बैंड तो बहुत ही कम छोड़ते हैं, है ना। चाहे सैलरी लड़की की ज़्यादा होगी पर फिर भी यही एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि लड़की को ही काम छोड़ के बच्चे की जिम्मेदारी और ये सब लड़की को ही देखनी है, ठीक है। तो हाँ ऐसा बहुत बार होता है कि धीरे धीरे ना इन लड़कियों के अंदर कई बार एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, क्योंकि हम
कर रहे हैं जिम्मेदारियों की वजह से, लेकिन एक आइडेंटिटी क्राइसिस तो है। ऐसा लग रहा है कि यार मैं इतनी पढ़ लिख के क्या ही कर रही हूँ, मैं सारा दिन वेट करते रहो कि एक जना अब आएगा तो खाना बनाओ, एक जना, तो इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है कि फिर हर बात पे लड़ाइयाँ होती हैं। और वहाँ पे हस्बैंड को बिना उस चीज़ को समझने की जगह वो उसको ऐसे लेता है कि अरे घर में तो चिक चिक, तो वो ना बाहर ज़्यादा बाहर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाता है। तो इसीलिए शादी से पहले ना क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई मेरे को ना घर में हाउसवाइफ नहीं बन के रहना है। तो ये सब इंडिपेंडेंट चीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। हाँ, ये सब चीज़ें ना पहले से, अब तो ऐसा भी होता है बड़ी कंपनीज में कि कोई बेबी हुआ है तो कंपनी वाले ना वर्क फ्रॉम होम मदर को भी देते हैं, फादर को भी देते हैं। ऐसा भी केसेस हैं कि 6 महीने मदर संभालेगी, 6 महीने फादर संभालेगा। तो ये सब चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए। तो मैम आजकल जैसे आप देख रहे हो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना सोशल मीडिया पे ये भी रिलेशनशिप में अफेक्ट करता है? सर हम ना बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएंगे तो पेट तो खराब होगा। फैक्ट है। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा जंक कंटेंट ही है, हम बहुत इन्फोबिसिटी हो जाती है, इतनी इन्फॉर्मेशन जो अननेसेसरी है। तो दिमाग में वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होती है। अब इसका एक एग्जांपल मान लीजिए कि मैं घर से बाहर निकली, माय हस्बैंड इज़ बिजी इन समथिंग, और मैं खुशी खुशी निकली हूँ और मैंने चलते चलते ऐसी रील स्क्रॉल की, उस पे आया कि प्रिंसेस ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, कि वाइफ निकली, पति ऊपर से उसको भाग के चॉकलेट भी दे रहा है, बाय भी कर रहा है, फ्लाइंग किस भी कर रहा है, और मुझे लगेगा अच्छा मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा आएगा कि और एक ड्राई रिलेशनशिप कैसी होती है, जिसमें आप निकलो और आप पर बालकनी में देखो और देयर इज़ नो वन। इसका मतलब आपकी रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस आ चुकी है। अब आपके हस्बैंड को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप घर में हो या चले गए, बस हम टैग कर लेते हैं, दिल पे लगा लेते हैं कि मेरी रिलेशनशिप इतनी ख़राब हो गई है। क्योंकि आजकल मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है, आजकल लोग रिलेशनशिप में बात कम करते हैं और सोशल मीडिया के रील्स के थ्रू ज़्यादा हम एक दूसरे को दिखाते हैं कि ये देखो ये ऐसे ट्रीट कर रहा है अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों में किस तरह से हैंडल करें, हम बातचीत करें या फिर अगर चलता रहे तो मुझे लगता है कि और भी दिक्कतें हो सकती है। बहुत दिक्कतें हो सकती है सर। एक ना लव मैरिज हुई, उसके बाद लड़की ने कहा कि मुझे तो ना वियतनाम जाना है, और मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बता दिया है कि हम वियतनाम जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो लड़के की मदर थी वो थोड़ा बीमार हो गई, लड़के के फादर नहीं थे, तो थोड़ा ट्रीटमेंट में पैसा लग गया। तो लड़के ने कहा चल कोई बात नहीं, अभी हम फिलहाल आस पास ही घूम आते हैं, वियतनाम फिर कभी चले जाएंगे, अभी शिमला विमला चले जाते हैं। और उस लड़की ने इतना कलेश, और ना एक भी फोटो डाला सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी नहीं, और इस तरीके के टैग करने शुरू कर दिए कि जब किसी के साथ कोई छल करे, है ना, रिलेशनशिप में धोखा, और इस तरीके की कोई सपने दिखाए खाली, इस तरीके के स्टेटस, और उन दोनों के बीच इतनी लड़ाई की तो अपनी बात को मेरे अपने तक रखना, दुनिया को क्यों दिखा रही है एक्चुअली, है ना। तो बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस होते हैं। लेकिन जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है ना, तो एक्चुअली हमें बैठ के उस बारे में ठीक से बात करनी चाहिए कि भाई इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। दोनों को बैठ के माइंडफुली उस पर बात करनी चाहिए। जैसे मान लो आज के डेट में जैसे रिलेशनशिप हो या कोई भी चीज़ हो, लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी हो जाती है, तो इसको कैसे हैंडल करें हम घर पे रह के, इन चीज़ों से हम कैसे बाहर निकल पाएँ? सर जैसे जब ब्रेकअप होते हैं तो मेरे पास ऐसे केस आते हैं, जनरली लोग कब आते हैं ब्रेकअप के बाद, बहुत कम होते हैं जो कि इनिशियल आ जाते हैं, ऐसा तो बहुत ही कम होता है। जनरली पैनिक अटैक वाली सिचुएशन पे आते हैं, जब उनको पैनिक अटैक पड़ रहे होते हैं, या फिर जब आते हैं जब बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि अब हम सुसाइड को जा रहे हैं हमारा बच्चा, तो तब आते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, हमें उसको हम CBT देते हैं क्लाइंट को, और उसको ये समझाते हैं कि एक्चुअली ज़्यादा परेशान कौन होता है जब भी किसी का ब्रेकअप होता है। ज़्यादा परेशान दोनों में से वो होता है जिसका इमोशनल वॉइड होता है, है ना, और जो बहुत ज़्यादा इमोशनली दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। तो जब हम उनको समझाते हैं कि सामने वाले ने तो अपना सुना दिया डिसीज़न कि भाई मुझे अलग होना है, उसने क्लोज़र कर दिया,
आपको इसीलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अभी आप अपनी पूरी दुनिया ना उसी को बना के बैठे हो। एक रिश्ते की वजह से आप अपने 10 रिश्ते खत्म कर रहे हो। आप किसी की बहन भी हो, किसी की बेटी भी हो, किसी के अलग अलग रिलेशन भी हो, है ना। तो आप एक रिश्ते को जो आपको रिजेक्ट कर चुका है, जिसकी लाइफ में आपके लिए कोई हिस्सा नहीं, आपने अभी तक उसको क्लोजर नहीं दिया, आप अभी उसी को सर्फिंग कर रहे हैं, कभी उसका इंस्टा चेक कर रहे हो, कभी सोशल मीडिया पे उसको चेक कर रहे हो, और जितनी बार चेक कर रहे हो आप अपने आप को उतनी बार पेन का इंजेक्शन लगा रहे हो। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप सबसे पहली चीज़ एक्सेप्ट करिए। जब हम डिनायल पे होते हैं ना तो वो बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। पहली चीज़ आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है जो भी रिलेशन था अभी तक जो चला बहुत अच्छे से चला, और जो अच्छे मोमेंट्स थे उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन अभी हमारी अगर रास्ते अलग हो गए तो हम इसको एक हेल्दी मोड पे ख़त्म करेंगे। तो उसको आप एक एक्सेप्ट करिए और उसके बाद अपने आप को, अपनी वर्थ को समझिए कि नहीं मैं लाइफ में इसके सिवा भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए और लोगों के साथ फ्रीक्वेंसी, जैसे अपने और जो घर में रिलेटिव है उन सबके साथ आप अच्छे से बिहेव करो। ये नहीं कि कुकून में बंद होके बैठ गए हो, और अपनी वर्थ को पहचानो कि कहते ना कि जिसको मैं 1% भी नहीं चाहिए हूँ वो मुझे इस पूरे जन्म में भी नहीं चाहिए, है ना। अच्छा मैम, जैसे दो कपल है, दोनों शादी करना चाहते हैं लेकिन वो इंटरकास्ट है, दोनों की फैमिली खुश नहीं है, और मान लीजिए एक बार को फैमिली मान भी जाती है, तो क्या ये भी आगे चल के इफेक्ट करता है शादी में? सर देखिए, हम किसी भी चीज़ को ना जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे अभी एक कपल है, अब जिसमें एक पर्सन हिंदू है और एक पर्सन मोहम्मदन है, अब हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे ही बुरे होते हैं, ऐसा नहीं होता। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर हम अभी पिछले 2 महीने के केस दिखा लें तो क्या हिंदुओं के कोई केस नहीं आए? बिल्कुल आए हैं। कितने फेमस केसेस हो रहे हैं बड़े बड़े लोगों के, है ना। तो हिंदुओं के भी केस आए हैं। अब अब्दुल कलाम जी सबसे प्रेस्टिजियस नाम। तो हम किसी भी चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते कि हाँ सामने वाला तुम्हारे साथ क्राइम ही करेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है। जैसे कि मान लो अगर एक लड़की है, मान लो वो एक ब्राह्मण फैमिली की लड़की है या किसी और अच्छी एक अलग अच्छे उसकी है, अब मान लो वो एक दूसरे कास्ट में चली जाती है जहाँ के रिचुअल्स अलग हैं, जहाँ की बोलचाल के तरीका अलग है। अब जैसे हरियाणा साइड में चली गई और वहाँ पे तेरे माँ ने क्या कहा, तेरे बाप, तो उसको लगेगा ये क्या तरीका है बात करने का। तो बहुत सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है। मैम, मेजर लव लैंग्वेजेस क्या है? या सर, लव लैंग्वेज का ना रिलेशन में बहुत बड़ा हाथ होता है। लव लैंग्वेज किसी रिलेशन को ख़त्म भी कर सकती है और उसको बूस्ट भी कर सकती है। मेजर लव लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए कि मेरी लव लैंग्वेज है टच। टच डजंट मीन ओनली सेक्स। टच मीन्स कि मान लीजिए मैं इनके साथ गाड़ी में बैठी हूँ और मुझे ऐसा लगे कि जब ये चेंज कर रहे हैं गियर तो बस मैं इनके हाथ पे हाथ रख दूँ। तो कभी कभी किसी की लव लैंग्वेज टच होती है, किसी की लव लैंग्वेज होती है गिफ्ट। कि ऐसा नहीं कि हर बार डायमंड का हार चाहिए या हस्बैंड को महंगी घड़ियाँ चाहिए। कुछ लोगों की लव लैंग्वेज गिफ्ट होती है कि चाहे आप उनको ना एक छोटी सी पेटल ला के दे दें बट दे लव इट, है ना। कभी कभी किसी की लव लैंग्वेज होती है क्वालिटी टाइम, कि जैसे मान लीजिए केस है जिसमें हस्बैंड ना बहुत बड़ी बड़ी जगह पे जाते हैं और वो हर बार ना कुछ महंगे परफ्यूम और महंगे एसेसरीज ला के देती हैं, लेकिन वाइफ को लगता है कि फेंक दो इन सबको, आपके पास मेरे पास बैठ के 5 मिनट बात करने का तो टाइम ही नहीं, तो मैं इनका क्या करूँगी। तो कभी कभी मेजर लव लैंग्वेज होती है क्वालिटी टाइम। तो सबकी अलग अलग लव लैंग्वेजेस होती है। मैम, जैसे आपने कहा ना कि जैसे बहुत सारे रिलेशनशिप में मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है लोगों को, कि पार्टनर वाइफ हो या हस्बैंड हो, जैसे कहते हैं कि हमें फाइनेंशियल भी स्ट्रांग होना है और वक्त भी चाहिए, तो ये दोनों कैसे मैनेज हो? चूँकि अगर आपको पैसे चाहिए तो उसके लिए आपको बाहर जाना है, टाइम देना है, इधर आपको भी वक्त चाहिए, तो ये दोनों चीज़ हम कैसे मैनेज कर सकते हैं?
सर ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसकी वजह से ना जब हम इस इक्वेशन को नहीं समझते तो बहुत से घरों में विवाद होते हैं, है ना। अब इसका एक एग्जांपल मैं अपना भी दे सकती हूँ, जिससे मेरे जो वर्किंग आवर्स हैं, कभी कभी मैं सुबह 7 बजे निकल के और रात को पता चला 12 बजे फ्री हो रही हूँ, क्योंकि हमारे 9 o'clock के बाद यूएस वगैरह के सेशंस जो रात को ही होते हैं तो वो 12 बजे तक चलते हैं। तो ऐसा बहुत बार हो जाता है कि मैं 7 o'clock घर से निकली और मैं रात को 12 बजे तक आ रही हूँ, तो मैंने टाइम नहीं दिया। अब कुछ घरों में इस बात पे कलेश हो जाता है कि सुबह को निकल के रात को है, हम तो कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ना एक क्वांटिटी टाइम दो। अगर मान लीजिए मैं दिन में 4 बार अपने घर के जो मेंबर हैं, मेरे हस्बैंड है या मेरा बेटा है, मैं उनको 3-4 बार फ़ोन भी कर रही हूँ या बीच बीच में उनको इमोजीज भेज रही हूँ, मिस यू बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि जल्दी से घर आऊँ और मैं हग कर लूँ, है ना। अच्छा आपने खाना खा लिया क्या? हाँ मैं तभी सोच रही थी कि अब हम रात को आज कहाँ डिनर प्लान करेंगे। तो मैंने कुल मिला के अगर प्लस करेंगे तो दिन में 10 मिनट का टाइम दिया। लेकिन सामने वाले को एक मैसेज मैंने कई बार भेज दिया कि मैं कहीं भी हूँ, मैं आपको मिस कर रही हूँ, है ना। तो कई बार रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को टाइम ही नहीं देते, और जब बहुत ही मन्नतें करने के बाद टाइम दिया भी तो भी ऐसा होता है हाँ बोल क्या बोलना। तो उसके लिए मैं कहती हूँ कि वक्त ऐसे ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी तो जो आपको ठीक लगे। तो रिलेशनशिप डजंट मीन ओनली क्वांटिटी टाइम, आप कम लेकिन क्वालिटी टाइम अगर देंगे तो रिलेशनशिप का ये पौधा ना हरा भरा रहेगा। मैम मेल हो या फीमेल हो, क्या ब्रेन डेवलपमेंट, हो सकता है ये शब्द गलत हो, मतलब सोचने का क्या तरीका अलग है इन दोनों का? देखिए ऐसा माना जाता है कि आदमियों का दिमाग अलग तरीके का होता है, औरतों का अलग तरीके का होता है। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो मैन होते हैं वो लॉजिकल ड्रिवन होते हैं, माइंड ड्रिवन होते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं वो इमोशनल ड्रिवन होती हैं, है ना। लेकिन अगर हम देखें साइंटिफिकली तो मेल हो या फीमेल, उनका ब्रेन बना तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से, तो ब्रेन की केमिस्ट्री तो सेम है। अब वो दोनों अलग अलग क्यों होते हैं ये डिपेंड करता है उनकी कंडीशनिंग पे, क्योंकि शुरू से आदमियों की मेल की कंडीशनिंग क्या की जाती है कि नहीं तुम्हें ना अपने ज़्यादा इमोशंस को लेकर क्रिप नहीं करना, क्या लड़कियों की तरह रोते हो, बात बात पे क्या औरतों की तरह शिकायतें करते रहते हो। और औरतों को माना जाता है कि औरतें ज़्यादातर ना अपने हर एक छोटे इमोशंस को जब शेयर करती हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि जहाँ 2 लेडीज़ होती है तो बातें करती ही हैं, है ना। तो ये कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है कि अब मान लीजिए कि किसी की कंडीशनिंग ऐसी जिनके घरों में ना आदमी के सामने औरतें बोलती नहीं हैं, तो वहाँ की मेल की कंडीशनिंग अलग होगी। और किसी की कंडीशनिंग ऐसी है कि नहीं भाई किसी की लड़की हमारे यहाँ आई है तो वो भी तेरी बहन के जैसी ही है, तो उसको पूरी केयर कर, सोच उन्होंने कितने विश्वास पे भेजी है, तो उसकी कंडीशनिंग वैसी होगी। अब जैसे मेरे पास एक केस आया जिसमें एक लड़के को इकलौता बेटा था, बचपन में उसने किसी के कार का कांच तोड़ दिया, तो माँ ने कि सामने वाला गलत है, जब पता था यहाँ पे बच्चे खेलते हैं तो कांच की विंडो लगाई क्यों। बिल्कुल। तो इस तरीके से बच्चे की धीरे धीरे कंडीशनिंग हो गई कि हर चीज़ में कि मैं कैसे गलत हूँ, सामने वाले की गलती निकाल दो वो ही गलत है। अब जब उसकी शादी हुई, वाइफ ने अगर उसको किसी भी चीज़ पे टोका तो उसके बचपन से जो कंडीशनिंग थी कि नहीं मैं गलत नहीं हो सकता, हर बात पे वाइफ को मारना पीटना, कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना, तो ये सब उसकी बचपन की कंडीशनिंग है। मैम एक क्वेश्चन, रिलेशनशिप में एक तरफ माँ है एक तरफ वाइफ है, अब दोनों के बीच एक बेहतर रिलेशन कैसे डेवलप हो, या फिर दोनों को हम कैसे हैंडल करें जो दोनों ही अपने अपने जगह पे दोनों ही खुश रहें, इस पे आपका क्या कहना है? सर ऐसा होता है जैसे ना जो माँ होती हैं, जैसे मैं भी माँ हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हैं, मेरा बेटा बहुत बड़ा है, MBA कर रहा है, तो जो माँ होती है ना वो उनका जो बेटा होता है वो उसका मून होता है, और वो हर समय अपने मून के चारों ओर घूमती रहती है, उसकी सारी दुनिया उसका बेटा होती है। लेकिन जब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं ना तो हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि अब ये किसी और का मून बनने जा रहा है ना। तो हमें अब आगे की सीट से पीछे की सीट के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। विवाद कहाँ होते हैं? जहाँ पर माँ को लगता है अच्छा ये मेरा हक छीनेगी,
ये कल की आई लड़की मेरे बेटे को मेरे से अलग करेगी। हम्म, तो थोड़ा सा ना दोनों को इसमें मेन भूमिका ना लड़कों की होती है कि उसमें माँ को जितना माँ का स्पेस है वो दे, और वाइफ को जितना वाइफ का स्पेस है वो दे, क्योंकि जो रोल वाइफ का है वो वाइफ का है, जो माँ का है वो माँ का है ना। मैम एक क्वेश्चन, जैसे कोई इंसान जिसको बचपन में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई है या कुछ ऐसा, उसको गुस्सा बहुत आता है, शादी हो जाती है, एक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए हम जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक माइंडसेट मैच नहीं होता है, उसको गुस्से को लेके हम परेशान होते हैं या मेरे गुस्से को लेके कोई सामने वाला परेशान होता है, तो क्या ये हीलिंग से, कंसल्टेंसी से क्या ये सॉल्व हो सकती है ये प्रॉब्लम? सर बहुत हद तक ठीक हो सकती है, क्योंकि हम हमारी जो सेकंड हाफ लाइफ होती है ना, फर्स्ट हाफ शादी से पहले जैसे मूवीज़ होती हैं, और इंटरवल के बाद सेकंड हाफ शादी के बाद, तो हम शादी से पहले ना बीज रूप में इस मिट्टी में जो चीज़ें दबा देते हैं, शादी के बाद सिचुएशन आने पर वही वाले बीज बड़े होकर झाड़ी बन जाते हैं और फिर हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसको मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ना एक एग्जांपल से दूंगी। जैसे हमारे पास एक केस है जिसमें एक लड़की ने अपने मायके में देखा कि फादर तो डोमिनेट करते ही हैं और मदर के पास ना कोई ऑप्शन नहीं होता, औरतों को तो चुपचाप ना क्या ही कर सकते हैं, चुपचाप एडजस्ट ही करना होता है। तो शादी के बाद जैसे ही उसके पति ने उसको जरा सा भी कुछ कहा तो उसको ऐसा लगा कि ऐसा ही होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे उसने वही रास्ता अपनाया जो उसकी मम्मी ने अपनाया था, कि वो हर समय ना स्पिरिचुअलिटी में लग गई, कि हर समय माला जपना, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना। अब जब पति की कुछ नीड्स हुई तो नहीं, आज तो मेरा इस चीज़ का व्रत है, आज तो मेरा उस चीज़ का व्रत है, तो उससे दोनों के बीच में इतना गैप बढ़ गया कि फिर वो हमारे पास आए कि हमें साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो उसमें हमने देखा कि जो लड़का था उसने अपने फादर से यही पैटर्न देखा था, क्योंकि उसकी मदर भी स्पिरिचुअलिटी में थी कि भाई इसको ना स्पिरिचुअलिटी में रहने दे, तो अपना बाहर से अपने कमियों को पूरा कर ले। और जो लड़की थी उसने भी यही देखा था कि भाई इन आदमियों को तो समझाना बेकार है, इससे तो अच्छा है बस शांत रहो। लेकिन उससे क्या हुआ, लड़कियों के अंदर ना इमोशनल नंबनेस आ गई। अब उन्हें किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती हैं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल में ना वो सप्रेस्ड पर्सनालिटी हो गई है, जिससे उन दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ही ड्राई और सप्रेस्ड हो गया। जब हमने उनका इनर चाइल्ड किया तो उनके पूरे बचपन की जर्नी, बचपन में उनके क्या बिलीफ थे, है ना, उन सबको करा और हीलिंग की उनकी, तो वहाँ दोनों ने समझा कि हम अपने पुराने पैटर्न को कैरी कर रहे थे। नाउ वी आर नॉट वुंडेड, वी आर हील एंड वी नीड टू मूव बैक टुगेदर। मैम, अब जैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप रखना चाहे, अगर उसके लिए अगर 3 टिप्स देना हो आपको हमारे ऑडियंस के लिए, तो आप क्या देना चाहेंगे? सर एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए 3 टिप्स जो बहुत ही काम के हैं। नंबर 1, डेली कम्युनिकेशन। चाहे आप 15 मिनट अपने पार्टनर के साथ बैठें, लेकिन डेली सिर्फ घर की जिम्मेदारियों की बात नहीं करें, अपने और पार्टनर की लाइफ के ऊपर बात करें कि हमारी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, और अपनी लाइफ के लिए एक सुंदर ग्रैटिट्यूड, जो भी एक अच्छे मोमेंट्स दोनों ने एक दूसरे को दिए हैं। दूसरी चीज़ ये बात करें कि आपको मेरे से किन किन ऑल्ट्रेशन के एक्सपेक्टेशंस हैं और मुझे आपसे क्या है, क्या हम उनमें से थोड़ा बहुत कुछ कोशिश कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि जैसे 3 सर्कल होते हैं ना, एक छोटा, एक उसके बड़ा, एक उसके बड़ा। तो जो सबसे बड़ा सर्कल होता है वो सोशल सर्कल, मिडिल सर्कल रिलेटिव्स का, और जो इनर सर्कल होता है उसमें सिर्फ तुम और मैं। तो हमारे दोनों के बीच में ना बाहर के किसी सर्कल का इफ़ेक्ट ना आए। तो हर रोज़ इन 3 चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें कि बाहर से हम जो कुछ भी सीख कर आए हैं, हमने जो भी देखा सोशल मीडिया पे कि किसी का हस्बैंड्स को स्विट्ज़रलैंड ले जा रहा है, सिंगापुर ले जा रहा है, जैसे बाहर की चप्पलें बाहर उतार देते हैं, तो इसी तरह आप बाहर की सुनी देखी चीज़ों को बाहर छोड़ें। सबकी परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती, वरना कौन नहीं चाहता। कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। करेक्ट। मैम, जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर कोई भी मेंटल हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके
आपसे कंसल्ट करना चाहे तो आप कैसे मिल पाएंगे उससे? सर पहली चीज़ तो हमारे यहाँ ना कभी भी वॉक इन अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि 2 से 3 दिन, कभी कभी 1 हफ्ते की प्री बुकिंग होती है। तो अगर किसी को भी हमसे कनेक्ट करना है तो हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल, हमारे यूट्यूब, इंस्टा और हमारे व्हाट्सएप पे, सब जगह पे ना हमारा पूरा एड्रेस और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ दिया हुआ है। तो आप गूगल पे नॉर्मली सर्च करेंगे कि काउंसलिंग क्लिनिक गाज़ियाबाद या मेरा नाम डॉक्टर राखी अग्रवाल, तो यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ। लेकिन प्रायर अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम। आपके साथ बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारे साथ थे डॉक्टर राखी अग्रवाल, जो मेंटल हेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में जो आपको टिप्स दिया है। मुझे लगता है कि आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।